जिठानी कब, कहाँ, कैसे और क्यों दुश्मन बन जाती है, इसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। और जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, जिन बहनों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिनको नहीं पसंद आ रही, काइंडली वो मुझे स्किप करके जा सकती हैं। प्लीज़ बैड कमेंट्स ना किया करें। हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है, हर बंदे का अपना तजर्बा होता है, और मैं ये सिर्फ ये वीडियो अपनी बेटियों के लिए बना रही हूँ। और साथ में अगर दूसरी बेटियों का भला हो जाता है तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। तो इसलिए प्लीज़ जो लोग मेरी वीडियो को पसंद नहीं करते वो बिल्कुल भी ना वीडियो को देखें ना क्लिक करें, क्योंकि ज़्यादातर ये उन्हीं को पसंद नहीं आती जो खुद सख्त दिल के मालिक हैं। नरम दिल के लोगों को ऐसी वीडियो में कोई गलत बात नहीं लगती है। तो सबसे पहले तो ढेर सारी दुआएं मेरी प्यारी बेटियों के लिए कि अल्लाह पाक उन सब के नसीब अच्छे करे और उनके तफ़ैल मेरी बेटियों के नसीब अच्छे हों। और अभी आते हैं जी अपने पॉइंट की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ कि जिठानी जो है ना वो सबसे पहले दुश्मन क्यों बनती है। दुश्मन इसलिए बनती है, सबसे पहला जो मेरा नज़रिया, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जब सास ससुर और देवर सारे घर की कमान उसके हाथ में दे देते हैं, उसे घर का सरबराह बनाते हैं, बड़ा समझने लगते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इज़्ज़त देने लगते हैं कि ये सब कुछ आपका है, सब कुछ आपने चलाना है, आपने हैंडल करना है। तो उसके बाद जब नई छोटी वाली देव आती है ना, देवरानी जब आती है, तो जब उसको भी सारा कुछ इसी तरीके से दिया जाता है तो जेठानी जो है वो इनसिक्योर हो जाती है। उसे लगता है कि सब कुछ अब इसके हाथ में चला जाएगा, कहीं जो है ना सारे इनामात ये ना संभाले, सारे इसकी तो वाहवा ना हो जाए। तो वहाँ पे फिर वो अपना दिमाग लड़ाना शुरू कर देती है। वहाँ पे फिर उसकी ना दुश्मनी देवरानी से शुरू हो जाती है। एक चीज़ तो ये हो जाती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो है ना, अगर जेठानी के पहले से बच्चे मौजूद हैं ना, उसकी औलाद मौजूद है, तो जेठानी के बच्चे जो होते हैं वो पहले होते हैं, क्योंकि वो पहले आई हुई होती है और अपने दादा दादी को उनसे बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो इस बात का भी जेठानी साहिबा फिर फ़ायदा उठाती हैं कि अपने काम निकलवाने के लिए ना अपने बच्चों को बीच में दे देती हैं। जैसे कि मेरी जेठानी साहिबा करती थी कि उनका बेटा था और मेरी बेटी थी, और उनके बेटे साहब थोड़ा-सा, बच्चे छोटे होते ही शैतान हैं। तो बस वो कोई मस्ती कर देता था, या तो मैं उसे डाँटती तो नहीं थी, अलबत्ता सिर्फ़ मना करती थी कि ऐसा नहीं करना, ऐसा मत करो। तो इस बात पे फिर वो मेरी सास को जो है ना लगाई-बुझाई करनी, उसको और ज़्यादा भड़काना, और फिर मेरी सास साहिबा इस बात पे भी मुझसे लड़ाई करती थी कि इसको कभी कुछ मत कहा करो, ये जो कुछ मर्ज़ी है करता रहे। और उसका इनाम ये उन्हें भुगतना पड़ रहा है, आज वो इतना बिगड़ चुका है। तो ख़ैर इस बात को रहने देते हैं। लेकिन अगला पॉइंट ये है कि एक तो 2 चीज़ें तो ये हो जाती हैं। तीसरी चीज़ ये होती है कि जब एक जेठानी के साथ ना घर वालों ने जो कुछ किया होता है, मतलब अगर उसके साथ कोई ज़्यादती की होती है ना, तो जब देवरानी आती है और उसके साथ वो ज़्यादती नहीं होती, तो वो अपना वो वाला बदला लेने के लिए भी अपनी देवरानी के साथ जो है ना ताल्लुकात ख़राब करती है, अंदरूनी तरीके से। मतलब उसकी ख्वाहिश होती है कि किसी को पता भी ना चले और मेरी चालें भी चलती रहें और मेरे काम भी सारे सीधे होते रहें, वो अंदर ही अंदर खुश भी होती रहे, लेकिन किसी को महसूस भी ना हो, किसी को पता भी ना चले। और मेरे जैसी बेवकूफ़ों के साथ ही ऐसा होता है, ठीक है? तो तीसरी चीज़ ये हो जाती है। चौथी चीज़ जो होती है ना सबसे बड़ी, वो ये होती है कि आपके हस्बैंड अगर उसे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, बहुत ज़्यादा उस पे भरोसा करते हैं, बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, तो वहाँ पे भी जो है ना फिर जब नई आ जाती है, तो वो अपना दिमाग लड़ाती है कि कहीं ये मुझसे ना हट ना जाए, दूर ना हो जाए। ऐसा ना हो कि ये अब अपनी बीवी की साइड पे हो जाए और अपनी सारी जो है ना दौलत उसको देना शुरू कर दे। एक इस चीज़ पे भी इनसिक्योर होती है। तीसरी सॉरी, इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि जब सारे घर का सामान जो है ना इकट्ठे बन रहा हो और सारी चीज़ें इकट्ठी बन रही हों और बड़ी से यही कहा जा रहा हो कि ये सारा कुछ तुम्हारा है, तो उसे ये फिर इनसिक्योरिटी होती है कि अब ये छोटी आ गई है तो ये हमें बाँटना पड़ेगा, इसे देना पड़ेगा। इससे पहले किसी कुछ देना पड़े तो वो अपना दिमाग लड़ाना शुरू कर देती है, और इस मकामात पे उसने क्योंकि पहले टाइम ज़्यादा गुज़ारा होता है, उससे सास-ससुर के मिज़ाज की ज़्यादा पता होता है। देवर-देवरानियों के जो बाकी देवर होते हैं, उनके मिज़ाज का भी उसे ज़्यादा पता होता है। तो इसलिए वो अपनी जो भी चालाकियाँ चलती हैं, वो उसमें कामयाब हो जाती है। तो ऐसे लोगों को हैंडल करने का आसान-सा तरीका है कि पहले जाते ही आप जो है ना उस बंदे को नोट करें, उस सारे घर से उसके बारे में मालूमात लें। ऐसे मालूमात लें कि सबकी राय का इंसान को बातचीत में पता चल जाता है। अगर सब उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, हर चीज़ उसके हाथ में ला के दे रहे हैं, सारी बादशाहत उसके हाथ में, उसके कंट्रोल में है, तो फिर तो आपको मेरी तरह सब्र करना ही बनता है, अगर आप अपना घर बनाना चाहती हैं, बचाना चाहती हैं। क्योंकि मेरा घर जो आज बना हुआ है, बचा हुआ है, तो ये मेरी माँ की वजह से है।
میں جب بھی اپنی ماں کو بتاتی تھی کہ امی یہاں پہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، میرے ہسبینڈ چیزیں لاتے ہیں، میری دیوران جٹھانی کو پکڑا دیتے ہیں، راشن وغیرہ جو بھی لاتے ہیں، مطلب خاص طور پہ پھل فروٹ، تو میری جٹھانی صاحبہ بیچ میں سے خود لے لیتی ہیں اور مجھے حصہ میرا بنا کے مجھے دیتی ہیں، اور اس میں بھی جو خراب چیز ہوگی وہی مجھے پکڑا دیں گی۔ یہاں تک کہ اس ٹائم صبح کے وقت ہماری چائے کے ساتھ کیک رس آیا کرتے تھے، اور پاپے جو جسے کہتے ہیں وہ آیا کرتے تھے، اور ان پہ بھی نشانیاں لگائی جاتی تھیں۔ اس میں بھی جو جلے ہوتے تھے نا پیچھے سے جو خراب ہوتے تھے، تو وہ علیحدہ کر کے میری ساس صاحبہ میرے پلیٹ میں رکھ دیتی تھی، اور جو بالکل اچھے والے اور صحیح والے ہوتے تھے وہ میری جٹھانی کو دیے جاتے تھے، یا پھر زیادہ تر ایسا کیا جاتا تھا کہ آدھے مہنگے والے لائے جاتے تھے اور آدھے سستے والے لائے جاتے تھے۔ جو سستے والے ہوتے تھے وہ مجھے پکڑا دیے جاتے تھے، جو مہنگے والے ہوتے تھے وہ میری جٹھانی کو پکڑا دیے جاتے تھے۔ تو یہ چیز بھی میں بہت نوٹ کرتی تھی، اپنی امی کو بتاتی تھی، تو امی کہتی تھی کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم تمہیں دیں گے کھانے پینے کے لیے، وہ آپ استعمال کرو، اور جو ہے انہیں مت کہنا کچھ بھی اس معاملے میں، کہیں گے کہ پتہ نہیں بھوکے گھر سے آئی ہے، پیچھے سے اس کی سہولتیں پوری نہیں ہوئی، اس لیے یہ جو ہے نا آگے اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہے۔ تو اس ڈر کی وجہ سے پھر میں کسی کو کوئی شکایت بھی نہیں کرتی تھی، اور چپ کر کے برداشت کرتی رہتی تھی کہ ابھی اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اپنے ہسبینڈ سے صرف اس وجہ سے یہ بات نہیں کرتی تھی کہ وہ یہ نہ کہیں کہ یہ بھوکی ہے اور بھوکے گھر سے آئی ہے، تو بس ماں باپ کا کوئی طعنہ نہ دے، اس وجہ سے برداشت کرتی تھی۔ اچھا، اگر ابھی کے زمانے میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو، کیونکہ یہ 2006-07 کی بات ہے نا، اور 6-7-8 اس سن کی بات ہے، اور ابھی کے زمانے کی تو ماشاءاللہ ابھی لوگوں کے پاس سہولتیں بھی موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر ابھی جو یہ موبائل آ چکے ہیں نا، انٹرنیٹ کی سہولت ہے، اس میں کافی زیادہ لوگوں کو جو ہے نا انفارمیشن بھی ملتی رہتی ہے، اور لوگ مصروف بھی رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ابھی زیادہ تر لوگ اس چیز پہ بھی ہو گئے ہیں کہ الگ سے اپنا گھر ہونا چاہیے، شروعات میں یہ اپنی خوشیوں کو انجوائے کرنا بھی لوگوں کو آ گیا ہے۔ اس وقت یہی ہوتا تھا کہ جو کچھ بھی ہے نا، تھوڑا تھوڑا جو بن رہا ہے بس اس کو یہ سنبھالنا ہے، اور وہ اپنے پاس ہونا چاہیے، پتہ نہیں دوبارہ ملے گا کہ نہ ملے گا، یہ سوچ بھی ہوتی تھی۔ اور جٹھانی کے خلاف میں صرف اس وجہ سے ہوں کیونکہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، جو کچھ بھی کیا گیا، وہ میری جٹھانی صاحبہ نے کیا، اور وہ جٹھانی میری کزن بھی تھی، میری پھپھوزاد کزن ہے، تو وہ سب کچھ ساری کمزوریاں جانتی تھی۔ یہاں تک کہ میری جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی نا، میری بڑی بیٹی پیدا ہوئی تو میری امی آتی تھی میرے کام کرنے کے لیے، تو میری امی اپنے ساتھ گھر سے اپنا کھانا لے کے آتی تھی، ایک پلیٹ میں سالن، ایک ڈبیا میں سالن لاتی تھی، اور شاپر میں جو رومال میں روٹی لپیٹ کے اپنے دن کے کھانے کے لیے لے کے آتی تھی، اور اس وقت بھی میری جٹھانی ہی صاحبہ کی ہی بات چاہتی، اور وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ ہم لوگ کھانا کھانے لگے ہیں اور اچھے خاصے کھاتے پیتے تھے، کہ میری امی کو صرف آفر ہی کر دیں، بندہ گھر میں آئے ہوئے نا کسی فقیر کو بھی خیرات دے دیتا ہے، کہ کہہ دیں کہ مامی تھی میری امی ان کی سگی، کہ آئیں آپ جو ہے ہمارے ساتھ چکھ لیں، ہمارے ساتھ کھا لیں، آپ گھر سے کھانا نہ لایا کریں۔ اور میری بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، جتنی بھی میرے بچے پیدا ہوئے، میری امی نے آ کے کام کیا، میرے سارے کام میری امی کرتی تھی، میرے کپڑے دھونا، میری بیٹی کے کپڑے دھونا، میں مجھے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان تو وہی مجھے دیتی تھی پکا کے، وہ انہوں نے میری امی کے ہاتھ میں کمان نہیں دی، کیونکہ کھانے پینے کی جتنا بھی گھی آتا تھا نا، میرے نام پہ گھی آتا تھا، کھاتے سارے تھے تب دیسی گھی۔ اور میری جو ہے جٹھانی صاحبہ خود روٹی پکاتی تھی میری اس ٹائم، اور تاکہ میری جو امی ہیں وہ کہیں زیادہ گھی نہ لگا دیں، میری امی کہیں مجھے زیادہ کھانے پینے کے لیے کچھ چیز زیادہ نہ دے دیں، دودھ نہ زیادہ ڈال کے دے دیں، مجھے میری چائے بھی خود کالی سیاسی بنا کے رکھ دی جاتی تھی، جو مجھے بعد میں پینی ہوتی تھی، کیونکہ بیٹی میری جو ہے وہ رونے لگ پڑتی تھی ساتھ، تو میں اس کو سنبھالتی تھی، اس دوران اگر چائے کالی ہو گئی، خراب ہو گئی، تو بس وہی تھا میرے لیے، میں نے وہی پینی، اس سے زیادہ میں نے کچھ نہیں کرنا، خود میں نے نہیں ہاتھ لگانا۔ ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ جب بڑی بیٹی میری پیدا ہوئی، 20 دن گزر گئے، تو 20ویں دن نا میری ساس نے مجھے روٹی بنا کے دی، گھی والی، اور یہ جو روٹی والے ڈبے ہوتے ہیں نا ہاٹ پاٹ، اس میں انہوں نے میری روٹی رکھ دی، نیچے کوئی رومال نہیں رکھا، اور روٹی گھی والی تھی، پراٹھا سا تھا بنا ہوا، اوپر بھی زیادہ گھی لگا ہوا تھا اس کے اوپر سے، انہوں نے ڈھکن لگا دیا، ڈھکن انہوں نے اس لیے لگایا کہ چلے روٹی ٹھنڈی نہ ہو، گرم رہے نا، تو وہ ہوا کیا کہ روٹی کے بیچ میں پسینہ آیا اور روٹی نیچے سے گل گئی، اور میں جو ہوں اس ٹائم پہ اپنی چھوٹی، میری بچے جو ہوتے ہیں چلے میں ہوتے ہیں، بار بار کبھی پوٹی کرتے ہیں، کبھی انہیں دودھ پلانا ہوتا ہے، تو ان کا الگ سے مسئلہ ہوتا ہے، تو میں اپنی اسی ٹائم پہ نا میری چھوٹی اٹھ گئی تھی، بڑی والی بیٹی، تو اس کو میں سنبھال رہی تھی، تو اتنی دیر میں تقریباً ایک آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا روٹی کو پکے ہوئے، جب میں نے روٹی کھولی، ڈبہ کھولا، تو وہ بیچ میں سے گلی ہوئی تھی، نیچے سے نا ڈھیلی ہو گئی تھی، پانی پسینہ آنے کی وجہ سے مجھ سے نہیں کھائی گئی، میں نے کہا میں تو یہ نہیں کھا سکتی، میں نے نہیں کھائی، رکھ دی نا، تو میری جٹھانی صاحبہ نے اس پر میری ساس کو نا باتیں لگا کے بتایا کہ اس نے آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا، اس نے آپ کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھائی، تو
इसने अपनी माँ से पकवाया। और माँ से मैंने क्या पकवाया, मेरी अम्मी आई तो मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी, एक तो ये लोग मुझे देसी घी डाल के देते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझसे नहीं खाया जाता, ना मुझसे चूरी खाई जाती है, ना मुझसे ये हलवा खाया जाता है। तो आप ऐसा करें कि अभी कुछ मुझे बना दे। तो अम्मी कहती हैं कि यही दोनों चीज़ें देनी है, तुम्हारी सास का ऑर्डर है, या चूरी खाएगी या हलवा खाएगी, तुम्हारे लिए यही फ़ायदेमंद है। तो मैंने कहा फिर ऐसा है कि अब चूरी तो, अब उसका तो हाल बुरा हो गया है रोटी का ना, तो अब रोटी की तो आपको कोई नहीं पकाने देगा। छोटा सिलेंडर मैंने अंदर रखा हुआ था अपनी बेटी का दूध गर्म करने के लिए। तो मैंने अम्मी से कहा कि आप जो है ना बाहर जाके मेरी जेठानी से थोड़ा सा आटा और घी लेके आएँ और उससे कहें कि मेरे लिए हलवा बनाना है ना। तो अम्मी बिल्कुल थोड़ा सा एक एक कप में उसने नाप करके मेरी अम्मी को घी भी दिया, आटा भी दिया, चीनी भी दी। मेरी अम्मी ने थोड़ा सा हलवा मुझे बना के दिया, उसमें से भी मैंने थोड़ा सा खाया, मुझसे मीठा नहीं खाया जा रहा था। तो इस बात पे फिर मेरी सास को उसने गरम किया कि उसने आपके हाथ का कुछ खाया नहीं है और आप उसके लिए पकाती हैं। शाम के वक्त मेरी सास ने मेरे लिए कुछ भी नहीं पकाया और मैं ऐसे ही भूखी रही। मेरे हस्बैंड आए, उन्हें मेरी शिकायत की गई और मेरे हस्बैंड साहब ने मुझे उनके सामने डांट लगा दी कि आपने ऐसा क्यों किया। तो मैंने बताया कि वजह ये थी कि मुझसे नहीं खाया जा रहा था, रोटी सारी गल चुकी थी, इसलिए मैंने पकवा लिया। तो मेरी जेठानी का इतना शोर मचाने का मकसद ये था ताकि मैं आइंदा से फ्रिज को हाथ ना लगाऊं, मैं आइंदा से दूध को हाथ ना लगाऊं, किसी चीज़ को हाथ ना लगाऊं, मैं उसके अंडर ही रहूं। तो इस बात पे उन्होंने जब शोर मचाया तो मैं नाराज़ होकर अपनी अम्मी लोग के घर में चली गई और अम्मी लोग के घर में मैं तकरीबन 20 दिन तक रही। 20 दिनों तक मुझे कोई लेने नहीं गया, किसी ने नहीं पूछा कि बेटी है हमारी, ना ही मेरे शौहर गए। मेरे शौहर को मना कर दिया गया, उसे धमकियाँ दी गई कि अगर तुम गए तो वो जो है ज़्यादा बिगड़ जाएगी और आइंदा रोज़-रोज़ वो नाराज़ होकर अपने मैके जाएगी, इसलिए तुमने जो है ना उसे मनाने के लिए नहीं जाना, यहीं पे रहो, खुद ही आ जाएगी। फिर 20 दिन गुज़रे, 20 दिन के बाद उन्होंने पड़ोसियों के किसी मर्द को भेजा मुझे लेने के लिए और मेरे अब्बू हस्बे मामूल नज़रें झुका कर रोने लग पड़े और कहने लगे, थी तो मेरी सगी बहन लेकिन अच्छा सिला दे रही है मुझे मेमना। तो मेरे अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। अब्बू ने कहा कि अब बेटा वही तुम्हारा घर है, अब ये छोटी सी गुड़िया, इसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी, तो इसलिए अब आप चली जाओ, जैसा देते हैं जिस तरह देते हैं गुजारा करो। अब वो तुम्हारे कभी भी नहीं बन सकते, वहाँ पे तुम्हारी जो है ना जेठानी की हुकूमत है और वो कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने देगी। बहुत हुआ तो वो तुम्हें वहाँ से निकलवा देगी, अगर अभी वो निकलवा सकती है ना तो ये छोटी सी उसकी तरफ से, छोटा सा उसकी तरफ से टेलर है। तो आइंदा अपना घर आबाद करना चाहती हो ना तो आप जो है जैसा भी हो वहीं पे बर्दाश्त करो, वहीं पे गुजारा करो। तो फिर इसी तरह करते-करते मैंने 8 साल गुज़ार दिए। और फिर जब भी आवाज़ उठाई ना कि मुझे अलहदा होना है या मुझे अलग कर दिया जाए, तो बस इसी तरह मुझे घर से निकाल दिया जाता था और ये क्या है, मेरे शौहर को ये कहा जाता था कि ये तुम्हें हमसे जुदा करना चाहती है। और मेरे शौहर को ये लोग अपने आप से जुदा इसलिए नहीं कह रहे थे क्योंकि मेरे हस्बैंड की आमदन अच्छी थी, दुकान बहुत अच्छी चल रही थी और मेरे शौहर सारे घर को सपोर्ट कर रहे थे और उन्हें ये था कि ये अगर यहाँ पर रहेगी तो ये हमारे जो है ना, इसकी या शौहर की जितनी आमदन है, इतने खुले दिल का सखी सा बंदा है, तो वो सारा कुछ जो है वो इसकी तरफ चला जाएगा, तो ये इसको जो है ना यहाँ से निकलवा दिया जाए। तो इसलिए फिर इतने सालों तक मुझे जैसे रखा गया मैं वैसे रहती रही कि मेरा घर ना टूटे, मेरी बेटियां जो हैं वो अपने बाप के साए में पलें और अपने मैके में मैं उन्हें साथ ला नहीं सकती थी। अगर लाती तो मेरे अम्मी अब्बू गरीब थे, तो मैं नहीं चाहती थी कि वहाँ पे मेरी बेटियां जो है गुर्बत में पिसें। यहाँ पे ये था कि जैसा भी था खा पी रही थी। तो एक और बहन ने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट किया ना कि मेरी जेठानी की वजह से मेरा घर टूट गया, मैं अपने मैके में बैठी हुई हूँ वहाँ। तो मेरी प्यारी सी बहन, मेरी प्यारी सी बेटी, मेरा आपको यही मशवरा है कि आप जो है ना अपने घर वापस चली जाओ। अपने घर खुद जाने में कोई हर्ज नहीं है। ये ज़िद मत लगाना कि मुझे कोई लेने के लिए आए। मैं कितनी बार अपने घर वापस गई हूँ, कितनी बार खुद चल के गई हूँ, नज़रें झुका के गई हूँ, सबसे माफ़ियाँ मांगी हैं मैंने, सिर्फ़ इसलिए कि मेरी बेटियाँ जो हैं वो उनका फ्यूचर ना तबाह हो, उनका मुस्तकबिल ना तबाह हो। क्योंकि मैं अगर मैके में भी आके रहूँगी तो वहाँ पे भी तो मुझे करके ही खाना है ना। एक अभी पहले माँ बाप ने होते हैं, लेकिन जब भाभियाँ आ जाती हैं ना तो फिर वो बात नहीं रहती, फिर इंसान को सब कुछ करके खाना पड़ता है। ज़ाहिर है वो भी जो पीछे अपना घर छोड़ के आती हैं और आगे अपने घर पे अपना हक जताती हैं, फिर उनके हाथ से लेके खाने से बेहतर है ना कि आप अपने ससुराल में कुछ अरसे तक तकलीफ़ें बर्दाश्त करें, अपने अल्लाह से दुआ करें, सब्र शुक्र करें, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको आपकी नेमतें मिल जाती हैं। टाइम पे नहीं मिलती, लेट मिलती हैं, लेकिन मिल ज़रूर जाती हैं। तो इस वजह से आपको मेरा बेहतरीन मशवरा ये है कि आप अपना घर ना तोड़ें, अपने बच्चों को लें, अपने घर वापस जाएँ। मेरी पिछली वीडियो में ना उन्होंने कमेंट्स किया है कि मैं अपने मैके में आई हुई हूँ, अपना मैंने ससुराल छोड़ दिया है, तो मैं आपको बिल्कुल ये मशवरा नहीं दूँगी कि आप अपना ससुराल छोड़ें। देखिए, अगर आज उनकी हुकूमत है तो कल आपकी भी आएगी। हर रात के बाद सुबह ज़रूर होती है।
मैं आने वाली वीडियो में आपके साथ अपने बहुत सारी जो है ना बातें शेयर करूँगी जो आपको और भी ज़्यादा मोटिवेट करेंगी। और सारी जेठानियाँ ही ऐसी नहीं होती, कई जगह देवरानियाँ भी यही काम कर जाती हैं और हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है। मेरे साथ जो कुछ हुआ, मेरी नंद नहीं थी, मेरी जेठानी ने किया, अभी तक भी खैर से कोई कमी नहीं छोड़ी हुई है उन्होंने। और उसकी वजह यही है कि बस सब ने ढील दी हुई है, आज़ादी दी हुई है, कोई उन्हें पूछता नहीं है, कोई उन्हें कुछ कहता नहीं है और मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ। बस यही एक वजह है। चलें, कभी तो सफ़र आसान होगा। तो इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ और आने वाली वीडियो में ना मैं आइंदा आपके साथ, मेरे भाई की शादी होने वाली है। मेरे मैके में मेरी अम्मी ने बड़ा खूबसूरत घर बनाया है मेरे भाई का। मेरे तीनों भाइयों के अलग-अलग घर बने हुए हैं, बहुत प्यारे घर बने हुए हैं। वो सारे मैं आपके साथ शेयर करूँगी और नंद के टॉपिक पे भी मैं आपके साथ बात करूँगी कि नंदें अच्छी कब होती हैं और नंदें बुरी कब हो जाती हैं। इंशाल्लाह इस पे भी मैं आपके साथ बातचीत, अपना तजर्बा शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने सिर्फ इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।